ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। देखिए, जब हम कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने फाइनल जो एक्सप्रेशन निकाला था F इज इक्वल्स टू दिस इज नथिंग बट 1/, दिस इज नथिंग बट 4 पाई, दिस इज एप्सिलॉन नॉट हियर, दिस इज Q1 हियर, दिस इज Q2 हियर एंड दिस इज R स्क्वायर। तो देखिए हमने ये निकाला था, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए ये क्या है, हमारे पास फोर्स है। हमें पता है जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने स्केलर फॉर्म पढ़ लिया था, हमने क्वांटिफाई किया था कि फोर्स का जो फार्मूला है वो इतना होता है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने ये तो डिस्कस किया कि जी फोर्स लगेगी अगर दो चार्जेस हैं, उनको कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए। अच्छा, एक बात आपने और रखनी है, ये जो पॉइंट चार्जेस हैं, जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, कौन से चार्जेस होते हैं? पॉइंट चार्जेस होते हैं। कूलम्स का जो नियम है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही लगेगा। अगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे तब ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, वहां पे हम कूलम्स लॉ को एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। तो चलो वो तो अलग बात है कि नहीं माना जाएगा, लेकिन कूलम की जो फोर्स है उसने बोला था कि दो चार्जेस के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे तो उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन वो नहीं अभी तक हमें पता थी। तो आज हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या बताता है हमें, और उसको डायरेक्शन कैसे बताएगा। अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, वेक्टर फॉर्म लिखने का मतलब है कि कूलम्स लॉ को आप इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखोगे। किस टर्म में लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसको समझने की, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करता हूं। दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस हियर। ठीक है जी, तो ये हमारा कुछ भी होगा या फिर ओरिजिन ही माना जाएगा, ओरिजिन ही माना जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं। ये हमारे पास पहला चार्ज रहा, दिस इज नथिंग बट Q1 बोल देते हैं इस चार्ज को। पहले चार्ज को ऑब्वियस है Q1 मानेंगे, और इसके साथ कुछ डिस्टेंस पे, ये वाला कुछ डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस मानना है। इनफाइनाइट डिस्टेंस बिल्कुल नहीं माना जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ तो फोर्स क्या होगी? फोर्स विल अप्रोचेस टू जीरो, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी। उसका क्या करना? फाइनाइट डिस्टेंस पे तो चलो फोर्स लगेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोर्स कैसे लगेगी? ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, ये वाला इतना डिस्टेंस, और इस चार्ज को हमने बोल दिया Q2 चार्ज, Q2 चार्ज। चलिए और सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को एक पॉइंट बोल देते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी पॉइंट। तो ठीक है, यहां तक तो चलो ठीक है, हमने पढ़ा था अगर दो चार्जेस कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो उनके बीच में क्या लगेगी? एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। उनके बीच में क्या करेगी? एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। लेकिन हमने फोर्स तो निकालनी कितनी होगी? हमने क्या निकालना है? वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखना है। तो मान लेते हैं कि जो Q1 चार्ज है, दिस इज Q1 चार्ज हियर, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर। देखिए, पोजीशन वेक्टर कुछ भी होता है या फिर ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस ही होता है। मान लो ये कितना है, दिस इज R1 हियर। सिमिलरली हमने दूसरा जो पॉइंट है ये वाला, इसका पोजीशन वेक्टर हमने माना, कितना मान लिया? R2 वेक्टर माना। कितना मान लिया? R2 वेक्टर। तो चलिए अब हम वेक्टर में आ चुके हैं। फाइनली हम देखेंगे भी क्या निकलेगा हमारे पास। तो फाइनली इतना बड़ा तो मैं बहुत बड़ा इसको लेंथी करूंगा, लेकिन फाइनली मैं एक कंक्लूजन निकाल के दूंगा आपको। आप किसी भी जगह पे जाओगे तो कूलम्स लॉ को बड़ी ही शॉर्टकट मेथड से आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो इनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। देखिए, जब भी कोई आर्टिकल आपको करना होगा तो पक्की बात है, मानना पड़ेगा कि दो चार्जेस हैं, ये वाले दो चार्जेस हैं,
इनके जो नेचर होगी जो पॉजिटिव चार्ज मानने पड़ेंगे। कैसे मानने पड़ेंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला Q2 चार्ज है, Q1 पे फोर्स लगाएगा और Q1 किस पे फोर्स लगाएगा? Q2 पे फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। कितनी लगाएंगे वो हमने निकालना है। तो सबसे पहली बात मैं निकाल रहा हूं, फोर्स निकाल रहा हूं किस पे? Q1 पे निकालेंगे। किस पे फोर्स निकालेंगे? Q1 पे फोर्स निकालेंगे। कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा। कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा। तो देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? दुश्मनी होती है। तो दुश्मनी का मतलब एक दूसरे के पास आ जाएंगे या फिर दूर जाएंगे। ऑब्वियस है, लड़ाई होगी, लड़ाई का मतलब ये इधर फोर्स लगेगी। ठीक है, ये फोर्स किस पे लग रही है? दिस इज F1 फोर्स, मतलब कि पहले पे फोर्स लग रही है। लगा कौन रहा है? सेकेंड चार्ज लगा रहा है F1 2। तो मैं इसको लिखना चाहता हूं कि कितनी फोर्स लगी है। आपको मैं डायग्राम में दिखाने के लिए यहाँ पे एरो डाल देता हूं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। फोर्स ऑन किस पे निकालनी है? फर्स्ट चार्ज पे। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। फर्स्ट पे कितनी फोर्स लगी है? देखिए जिस पे फोर्स लग रही है उसको पहले लिखते हैं F1 का मतलब है इस पे फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है? सेकेंड चार्ज लगा रहा है F1 2। कैसे भी लिखेंगे जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर कैसे भी लिखा जाता है, फिर एरो डालना पड़ेगा। तो कितनी फोर्स होती है? दिस इज 1 दिस इज नथिंग बट 4 पाई हियर, दिस इज 4 पाई, दिस इज एप्सिलॉन नॉट हियर एंड दिस इज Q1 हियर, दिस इज Q2 हियर। जो चार्ज जिस पे फोर्स लग रही है उसे पहले, दूसरे को बाद में। दोनों के बीच में डिस्टेंस लिखना है। क्या लिखना है? दोनों के बीच में डिस्टेंस लिखना है। देखिए डिस्टेंस कितना है, नीचे हमें कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? ए से बी ले लो चाहे बी, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस का कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं बी से ए ले लेता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, कोई बात नहीं है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? बी ए। उसको ऐसे ही छोड़ेगा या फिर स्केयर भी लिखना पड़ेगा। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो फार्मूला क्या था हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आर ना मानते हुए हमने क्या मान लिया? ए बी मान लिया। क्या मान लिया? ए बी मान लिया। या फिर इसे बी ए लिख दो, ए बी लिख दो। अरे भाई देखिए ये हमारे पास खन्ना है, ये हमारे पास गोविंदगढ़ है। तो दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है। अगर खन्ना से गोविंदगढ़ जाओगे, गोविंदगढ़ से खन्ना जाओगे, डिस्टेंस चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा चेंज। चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट अलग बात है। अगर खन्ना से गोविंदगढ़ जा रहे हो, गोविंदगढ़ से खन्ना जा रहे हो, तो डायरेक्शन का तो इशू होगा। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होगा कि खन्ना से गोविंदगढ़ जाएंगे 6 किलोमीटर होगा, या फिर गोविंदगढ़ से खन्ना जाओगे 7 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चाहे आप ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। ध्यान से देखिए जरा सा, इधर वेक्टर है, इधर कहीं पे भी आपको वेक्टर नहीं दिखाई दे रहा, तो इस इक्वेशन को हम सही नहीं मानेंगे। तो क्यों नहीं सही मानेंगे? इधर वेक्टर है, ये स्केलर है, कभी स्केलर वेक्टर के इक्वल होने के चांसेस नहीं है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा वेक्टर डालना पड़ेगा जो इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करे और इसकी डायरेक्शन बता दे। और क्या बता दे? डायरेक्शन बता दे। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करे? कोई ऐसी स्टेटमेंट बताना, कोई ऐसा नंबर बताओ जो जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं ये इतना ही रहे। मान लो आपके पास कोई नंबर है 2, मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 रहे? अरे 1 के साथ करेंगे। अच्छा 1 मतलब कि हमें एक ऐसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो? 1 है। तो वो वाला वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 हो उसे कुछ भी बोला जाता है, या फिर यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो इसका मतलब है मुझे क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे? यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा। तो देखिए यूनिट वेक्टर, फोर्स किस पे लग रही है? फर्स्ट चार्ज पे। कौन लगा रहा है? सेकंड चार्ज। फोर्स फर्स्ट चार्ज पे लग रही है,
फर्स्ट पे लग रही है, सेकंड लगा रहा है, तो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में या फिर बी से ए है, बी से ए है। अगर फोर्स बी से ए है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी ए लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। अगर मैं इसको इस पूरी रकम को, ये वाली पूरी रकम को बी ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी बी ए, क्योंकि ये वेक्टर क्या है, बी ए लिखना है। बी ए क्यों लिखना है, क्योंकि जो फोर्स है वो बी से ए की तरफ लग रही है, बी से ए की तरफ फोर्स लग रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे बी ए लिख लिया। अगर यहाँ पे बी ए इसलिए लिख लिया था क्योंकि ये सिमेट्रिकल केस हो जाता है। अगर ए भी लिख लो तब भी, यहाँ पे अगर ए भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तो बी ए ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे बताइए, ये हमारे पास ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। वेक्टर फॉर्म में हम इसको लेकर चले गए। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में लेकर आना है। वेक्टर फॉर्म का मतलब है पोजीशन वेक्टर की टर्म में लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जी, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन शायद आपको याद हो। मान लो मेरे पास कोई यूनिट वेक्टर है ए, दिस इज ए कैप। अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें ए चाहिए या फिर बी ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बी ए। सिमिलरली अगर ये देखा जाए, ए यूनिट वेक्टर, ये डेफिनेशन होती है ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर है, बी ए। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, बी ए। जैसे ए हम ए नहीं माना, क्या हमने क्या लिखा हुआ है, बी ए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी ए लिखोगे। तो बी ए कुछ भी लिखेंगे या फिर बी ए वेक्टर लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड भी किया जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड लिखने के दो मेथड होते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे वेक्टर डाल के मॉड डाल दो, दो डंडे डाल दो, तब भी एक ही बात है। ठीक है, चलिए, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो देखिए क्या बनता है, इस इक्वेशन को जो हमने डेफिनेशन लगाई यूनिट वेक्टर की, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखते हैं। पुट इन 1, पुट इन 1। तो देखिए, पुट 1 में पुट करने के बाद हमारे पास क्या मिला, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है जी, हमारे पास 1 ओवर दिस इज नथिंग बट 4 पाई, दिस इज एप्सिलॉन नॉट हियर, दिस इज Q1 हियर, दिस इज Q2 हियर, दिस इज बी ए। हमारे पास पावर कितनी है, बी ए की पावर 2 है। अच्छा, बी ए वेक्टर जो यूनिट वेक्टर लिखा है वो कुछ भी लिखेंगे या फिर बी ए वेक्टर लिखना पड़ेगा, बी ए वेक्टर लिखना पड़ेगा। बी ए वेक्टर अकेला है या फिर उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड चाहे डंडे डाल के लिखो, चाहे सिंपल ऐसे लिखो, एक ही बात है। टेक्निकली ऐसे लिखते हैं, वैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, एक स्टेप और ध्यान से देखिए। F12 है हमारे पास, वो कितना है, 1 ओवर 4 पाई, दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट हियर, दिस इज Q1 हियर, दिस इज Q2 हियर। तो यहाँ पे नीचे देखिए, जहाँ पे बी ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक पावर है। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, बी ए की पावर 3 बन जाएगा। साथ में कुछ भी है या फिर कुछ नहीं है, कुछ है हमारे पास, क्या है, बी ए वेक्टर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन अभी हमने तैयार की है। इसको और सजाएंगे थोड़ा सा। अभी हम ये इक्वेशन नंबर हम इसको 2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर अभी 2 लिख देते हैं। तो चलिए, अब हमने क्या निकालना है, वेक्टर में चला गया हमारा, लेकिन हमने क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर की टर्म में निकालना है। पोजीशन वेक्टर की टर्म में निकालने का मतलब है हमने कैसे भी करके R1 और R2 लेकर आना है, R1 और R2 लेकर आएंगे। तो कैसे आएगा R1 और R2, देखिए जरा सा, इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। अरे भाई, इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाली जो, ये मैं अलग से बना देता हूँ ट्रायंगल, ये इधर रहा हमारा। चलो इसे छोड़ दो, मैं आपको सिंपल ट्रायंगल ही बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये O है, दिस इज नथिंग बट A है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट B है हमारे पास। एरो इस तरफ है, एरो इस तरफ है, एरो इस तरफ है। तो
अगर आपको याद है +1 क्लास में आपने पढ़ा होगा बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर सिंपल बोला जाए ट्रायंगल की जो वेक्टर में जो साइड लिखी हुई हैं वो वाली दो साइड्स जो सेम नेचर की हैं, मतलब कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, उनको ऐड कर दो और किसके इक्वल रख दो, थर्ड साइड में रख दो जो कि अपोजिट ऑर्डर में है। वो दो साइड, ये वाली दो साइड जो सेम ऑर्डर में है, उनका सम किसके बराबर होगा, थर्ड साइड के बराबर होगा। और थर्ड साइड कैसी भी होगी या फिर अपोजिट ऑर्डर में होगी, अपोजिट ऑर्डर में होगी। तो देखिए जरा सा इस ट्रायंगल को अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो पहली साइड क्या है, ओ बी वेक्टर है, प्लस लिखना है क्योंकि दो साइड लेनी है। कौन कौन सी दो साइड, जो सेम ऑर्डर में है। दूसरी साइड कौन है, बी ए वाली है। कौन सी है, बी ए वाली। तो किसके बराबर होगा, किसके इक्वल रखना है इसको, ओ ए के बराबर। अच्छा एक बात आपने ध्यान से रखनी है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मत लिखना, ए ओ नहीं लिखेंगे हम, इनिशियल पॉइंट से लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर जो है वो कहीं से भी लिखा जाएगा या फिर ओ से ही लिखते हैं, ओ से ही लिखेंगे। तो हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है। तो बी ए हमारे पास क्या आया, बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ठीक है जी। तो अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखा जाए, ओ ए कुछ भी है या फिर R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर है, ये कुछ भी है या फिर R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दी, ब्रैकेट ऐसे डाल दी है। तो बी ए आ गया हमारे पास, ये वेक्टर की फॉर्म में आ गया। कैसे आ गया, वेक्टर की फॉर्म में। अच्छा अगर मैं ये तो हमने निकाल लिया बी ए वेक्टर में, और भी कुछ निकालना है, बिल्कुल। क्या निकालेंगे, बी ए क्यूब। तो बी ए क्यूब मतलब कि क्या निकालना है, बी ए निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे भी निकालेंगे या फिर डंडे लगा देंगे, डंडे लगा देंगे। तो इन मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, दो डंडे। अगर डंडे नहीं लगाना चाहते तो क्या लिखो, सिंपल बी ए लिख दो, वो किसी के भी बराबर होगा। या फिर डंडे लगाकर लिखेंगे, डंडे लगाकर, डंडे का मतलब कुछ भी होगा या फिर मॉड ही होगा, मॉड होगा। तो यहाँ तक हमारा ये आया। अगर हम क्या करेंगे, इस और इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन देखो, इन दोनों को, ये वाली दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे किसमें, पुट इन टू, ये वाली दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, इस इक्वेशन में पुट करना है हमने। तो देखिए क्या बना। अच्छा यहाँ पे मैंने वेक्टर डालना शायद भूल गया होगा, तो ध्यान से वेक्टर जरूर लिखना है। F1 2 यहाँ पे वेक्टर है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर दिस इज नथिंग बट 4 पाई, दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट हियर, दिस इज क्या 1 हियर, दिस इज क्या 2 हियर। एंड इसके बाद में हमारे पास क्या है, बी ए क्यूब कुछ भी है या फिर बी ए क्या है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ठीक है जी। इसको हम क्या कर देंगे, इसका कुछ ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर साथ में क्यूब भी लिखना है, क्यूब भी लिखना है। अच्छा बी ए की वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी ए वेक्टर की वैल्यू R1 माइनस R2, इसको ऐसे लिखना है। ये हमारी फोर्स आ गई फर्स्ट पार्टिकल पे जो लगी है, फोर्स फर्स्ट चार्ज पे जो लगी है, किसने लगाई, सेकंड ने लगाई। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो, इसका ए पार्ट है ये वीडियो का, बी पार्ट मैं अलग से अपलोड करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको आधा ए पार्ट में डालकर अपलोड कर रहा हूं यहाँ पे, उसके बाद में बी पार्ट में अपलोड करूंगा। उसमें हम क्या निकालेंगे, जैसे ये फोर्स निकाली फर्स्ट पे, अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल बाय फर्स्ट। बाद में कंपेरिजन करके देखते हैं भी क्या होगा। ठीक है जी।